नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। इससे पहले की कक्षा में हमने समझा था कि पॉलिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो संविधान है उसका वर्णन कैसे हुआ है, संविधान का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, किस फॉर्मेट में हम लोग पढ़ेंगे, यहां तक की बात हमने करी थी। आज टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं सरकार को, कि सरकार क्या है। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है सरकार यानी गवर्नमेंट। मेरे साथ बोर्ड पे लिखते हुए अगर आप एक ठीक से नोट्स बनाते हैं तो ये नोट्स आपके काफी उपयोगी रहेगा, पढ़ने में आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प देगा। तो इसलिए मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे। कुछ चीजें जो मैं लिख रहा हूँ आप उसको लिखेंगे, समझाते बताते हुए चीजें, कुछ एकाध एलिमेंट जो इंपॉर्टेंट होंगे वो सब नोट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं सरकार कहते किसे हैं। सरकार एक संस्था है। सरकार बेसिकली क्या है, एक संस्था है। कैसी संस्था है? ये वही संस्था है जो शासन चलाने का कार्य करती है। ये शासन चलाने का कार्य करती है। करती है यानी सरकार को अगर हमें परिभाषित करनी हो तो हम कहेंगे कि सरकार एक ऐसी संस्था है जो शासन चलाने का कार्य करती है। लेकिन सरकार तो एक अकेली बॉडी होगी नहीं। सरकार कई छोटे बड़े अवयवों से मिल करके बनने वाली एक बहुत बड़ी बॉडी है, एक बहुत बड़ी संस्था है। शासन चलाने के लिए सरकार को कुछ बॉडीज की आवश्यकता होती है, और वो बॉडीज, वो सिस्टम है यहाँ पे, जिसमें से नंबर एक जिसे हम लोग कहते हैं विधायिका। विधायिका सरकार चलाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। नंबर दो, कार्यपालिका। कार्यपालिका भी एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है शासन चलाने में, और शासन चलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है न्यायपालिका। तो ये तीन एलिमेंट हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये तीनों मिल करके सरकार का निर्माण करती हैं, और सरकार एक ऐसी संस्था है जो शासन चलाने का कार्य करती है। स्पष्ट हुआ यहां तक? देखिए, जो विधायिका होती है, विधायिका शासन कैसे चलाती है? तो शासन चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नियम बनाने, कायदे बनाने, है ना। तो नियमों को बनाने का काम करती है विधायिका। अब मन में सवाल आएगा, सर सारे नियम कायदे कानून तो संविधान में ऑलरेडी बने हुए हैं, तो विधायिका क्यों बनाएगी? विधायिका इसलिए बनाएगी क्योंकि संविधान में लिखे गए अगर कोई नियम व्यवहार में लागू किए जा रहे हैं, अर्थात राज व्यवस्था की जब बात आएगी, तो आपको मैंने बताया था कि राज व्यवस्था के टर्म में बहुत सारे नए मुद्दे उभर करके हमारे सामने आते हैं, और उन मुद्दों के लिए विधायिका क्या करेगी? विधायिका कानून बनाएगी। तो शासन चलाने का काम सरकार करेगी। जो जो संस्था करती है उस संस्था का नाम सरकार है, और संस्था में एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे कहते हैं विधायिका। तो विधायिका का कार्य क्या है? विधायिका का कार्य है कानून बनाना। कानून बनाना, लॉ मेकिंग का काम विधायिका करती है। स्पष्ट हुआ? ठीक है। जो कार्यपालिका होती है ये कानून लागू करती है। जो कानून का विधायिका बनाएगी उसको लागू करना कार्यपालिका का कार्य होता है। लागू करने के बाद अगर कोई विवाद आता है तो उस विवाद से निपटारा करना, विवाद का निपटारा करना, निपटारा करना या कहें न्याय दिलाना। ठीक है, ये कार्य होता है न्यायपालिका का। अच्छा, जो कार्यपालिका होती है, ये दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। एक जो कार्यपालिका होती है उसे हम लोग कहते हैं अस्थाई, और दूसरे को अस्थाई कहते हैं। जो अस्थाई वाली कार्यपालिका होती है उसमें नौकरशाह लोग आते हैं, ठीक है, अधिकारी गण आते हैं, और जो दूसरी कार्यपालिका होती है उसमें मंत्री परिषद आते हैं, जो अस्थाई होती है। ठीक है, तो ये होती है। अब जो विधायिका होती है ये दो स्तर पर काम करती है भारत में। ठीक है, भारत में विधायिका, भारत की सरकार का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं हम लोग। तो जो विधायिका होती है भारत में ये दो स्तर पर काम करती है। ये एक तो संघ स्तर पर काम करती है और दूसरा प्रांत स्तर पर काम करती है। संघ स्तर पर और प्रांत स्तर पर। तो संघ स्तर पर जो विधायिका होती है उसे हम लोग कहते हैं संसद।
उसे हम सब क्या कहेंगे? संसद कहेंगे। तो संघ स्तर की विधायिका संसद के नाम से जानी जाती है। और जो प्रांत होता है, प्रांत स्तर की जो विधायिका होती है, इसे हम सब कहते हैं राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल, यानी इसका क्या सेंस होता है? अगर सेंट्रल लेवल पर विधायिका को समझना है तो सेंट्रल लेवल पर जो नियम कायदे कानून बनाएगी उसे संसद कहेंगे। और जो प्रांत स्तर पर जो नियम बनाने का काम करती है उस विधायिका का नाम है राज्य विधान मंडल। अभी जो संसद होती है, संसद के दो सदन होते हैं, एक को कहते हैं लोकसभा और दूसरे को कहते हैं राज्यसभा। ठीक है, लोग नहीं लेना कि सर 3 होते हैं। संसद के वो 3 अंग होते हैं जिसमें एक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, वो अंग है। हम जब संसद पढ़ेंगे तब इनका पूरा विस्तार वहां समझेंगे। अभी बस हम सरकार का एक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, यानी एक ऐसी संस्था जो शासन चलाने का काम करती है, उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने एलिमेंट से मिल करके ये शासन चलाई जाती है, उसी संस्था के बारे में पूरी तरीके से समझ रहे हैं। प्रांत स्तर पर जो राज्य विधानमंडल है यानी विधायिका है, इसके भी 2 सदन होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं विधान परिषद और जो दूसरा होता है इसे हम सब कहते हैं विधान सभा। ठीक है, तो प्रांत स्तर पर विधायिका यानी राज्य विधानमंडल 2 सदनों में बटा होता है, यानी इसके 2 सदन होते हैं। एक को विधान परिषद कहते हैं, दूसरे को विधान सभा कहते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर विधायिका का हुआ, यानी कानून बनाने वाली पूरी की पूरी बॉडी इधर है। अब समझते हैं, जो कार्यपालिका होती है ये भी 2 स्तर पर काम करती है, एक संघ स्तर पर और दूसरा प्रांत स्तर पर। संघ स्तर की जो कार्यपालिका होती है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति आएंगे, यानी राष्ट्रपति कानून को लागू करने का एक महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर आएंगे, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, जो कि कानून लागू कराने का एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इसके बाद मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और उसके बाद जो केंद्रीय सेवाएं होती, केंद्रीय सेवाएं जैसे आईएएस पीसीएस, केंद्रीय सेवा। ठीक है, तो ये जो सेवाएं हैं ये सेवाएं भी कानून लागू करने का ही काम करती हैं। स्पष्ट हुआ? ठीक है, अब प्रांत स्तर पर कानून लागू कौन कौन करता है? तो प्रांत स्तर पर कानून को लागू करने का काम राष्ट्रपति के समकक्ष दिखाई देगा आपको, राज्यपाल। संघ स्तर पर कानून को लागू करने का काम पीएम करते हैं, तो यहां सीएम करेंगे। यहां पे भी मंत्री परिषद होगी और प्रांत स्तर की सेवाएं होंगी, यानी प्रांतीय सेवाएं। एकदम स्पष्ट हुआ? ठीक है, जो न्यायपालिका विवादों का निपटारा कराती है, विवादों का निपटारा कराने वाली जो हमारी न्यायपालिका है, इस न्यायपालिका के भी 3 फेजेस होते हैं, 3 स्तर होते हैं। न्याय दिलाने का सबसे बड़ा जो संस्था है उसे हम सब कहेंगे सुप्रीम कोर्ट। और इससे छोटे स्तर का जो न्याय दिलाने का काम करता है उसे कहते हैं हम लोग हाई कोर्ट। और इसके बाद जिला न्यायालय या जिला कोर्ट। ठीक है, तो ये वो पूरा स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर के अंतर्गत आपका पूरा शासन चलाने वाली संस्था काम करती है। इतना एकदम क्लियर हुआ? ठीक है, अभी हम बेसिकली केवल और केवल संविधान को ठीक से समझने के लिए इन सब फैक्ट्स को समझ रहे हैं। तो ये सब सिलेबस में नहीं है, बहुत परेशानी होना कि सिलेबस में तो अभी हम बहुत ऊपरी चीजें पढ़ रहे हैं। हम बस एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं जिस पृष्ठभूमि पर संविधान और पॉलिटी के पूरे सिलेबस को खड़ा किया जा सके। इतना एकदम स्पष्ट है? अब इसके बाद हम 2-3 टर्म और समझ लेते हैं, जैसे मेजोरिटी समझ लेते हैं, मेजोरिटी क्या होता है। उसके बाद हम लोग कोरम या गणपूर्ति कहते हैं, ये समझ लेंगे। फिर हम समझते हैं विधेयक क्या होता है या अधिनियम क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर होते हैं। उन सब को समझने के बाद हम लोग अपने सिलेबस को शुरू करेंगे।
थोड़ी सी क्लास ना बोरिंग आप लोगों को लगेगी, क्योंकि क्लास में कंटेंट डिलीवरी करने का मेरा उद्देश्य ज़्यादा रहेगा, तो स्वाभाविक सी बात है क्लास आपको बहुत मज़ेदार नहीं लगेगी, बोरिंग लगेगी, पर केवल और केवल हमें फोकस होकर के पढ़ लेना है। एकदम दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि इस क्लास को पूरी तरीके से खत्म करने के बाद आपकी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में जो समझ होगी वो बहुत गहरी होगी, एक अच्छी पकड़ आपको दिखाई पड़ेगी। चलिए, तो हम समझते हैं बहुमत को। बहुमत यानी इंग्लिश में इसको मेजोरिटी बोलते हैं। मेजोरिटी क्या होती है, बहुमत क्या होता है? तो अभी जैसे देखा आप लोगों ने, विधायिका है, नियम बनाने का काम करती है। तो अगर विधायिका कोई कानून बनाना चाह रही है तो उस कानून को बनाने के लिए ऐसा तो है नहीं, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक घर है और उस घर में मान लेते हैं 20 लोग रह रहे हैं। अब मुखिया को कोई एक काम करना है और समन्वय आपस में ऐसा है कि सभी के मत देख करके ही कार्य होते हैं। ऐसा नहीं कि मुखिया अकेले जो निर्णय लेना चाहे ले सकता है, हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे देश में व्यवस्था ऐसी है कि मुखिया को अगर कोई निर्णय लेना है तो वो लोगों के मत जरूर लेगा। इसीलिए बहुमत का कंसेप्ट है हमारे सामने कि अब उस 20 घर में 20 लोगों का जो परिवार है, उस घर में अगर कोई एक काम करना है, मुखिया ने प्रस्ताव रखा कि मुझे ये काम करना है, तो उसके पक्ष में कितने लोग वोट डाल रहे हैं, उसके विपक्ष में कितने लोग जा रहे हैं, तो जो 50% से ज्यादा की स्थिति होती है उसी को कहते हैं बहुमत। यानी अगर मुखिया ने किसी बात के लिए कहा है कि मुझे ये काम करना है, तो उस बात को मानने वाले लोग 50% से ज्यादा होने चाहिए, तब तो वो बात मानी जाएगी, अन्यथा नहीं मानी जाएगी। तो ये जो 50% से ज्यादा के लोग उसके पक्ष में हैं या 50% से ज्यादा के लोग उसके विपक्ष में, वही 50% से ज्यादा के लोग ही बहुमत कहलाते हैं। एकदम स्पष्ट हुआ? तो बहुमत का सीधा मतलब समझ जाएंगे, 50% प्लस समथिंग या प्लस एक ही कर लो, ठीक है? ये होता है बेसिकली बहुमत का मतलब। अब जो बहुमत है ये कई प्रकार के हैं, जिसमें से जो पहला प्रकार का बहुमत होता है इसे हम लोग कहते हैं साधारण बहुमत। साधारण बहुमत, ठीक है? साधारण बहुमत क्यों है, कैसे है? सबसे पहले थोड़ा सा एक दिमाग में पृष्ठभूमि तैयार करते हैं कि ये सब कहां होते होंगे। देखो, अभी जैसे मैंने आपको सरकार का एक स्ट्रक्चर समझाया, तो मैंने बताया कि वहां जो विधायिका होगी, विधायिका में एक सदन का नाम मैंने बताया, एक संसद का नाम दिया मैंने। संसद के 2 सदन होते हैं, उनमें से कोई एक सदन ले लो, जैसे लोकसभा है। लोकसभा में नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं सांसदों के द्वारा, एमपीस के द्वारा, ठीक है? अब किसी सांसद को मान लेते हैं कि एक प्रस्ताव उसने पारित किया और उस प्रस्ताव का नाम है विश्वास प्रस्ताव। बहुत लोग नहीं लेंगे, हम विश्वास प्रस्ताव को बाद में समझेंगे, ठीक है? मैं बस अभी ये समझाना चाह रहा हूं, ये नहीं तो वो समझेंगे। तो लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव एक कोई व्यक्ति, कोई मेंबर लेकर के आया। अब ये जो विश्वास प्रस्ताव है, इस विश्वास प्रस्ताव को पारित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसका निर्णय साधारण बहुमत से करते हैं हम लोग, ठीक है? तो ये बहुमत का पहला प्रकार हम समझ रहे हैं, साधारण बहुमत, ठीक है? तो ये जो विश्वास प्रस्ताव है, इस विश्वास प्रस्ताव का पारित होना या नहीं होना साधारण बहुमत पर डिपेंड करता है पूरी तरीके से, ठीक है? तो कैसे साधारण बहुमत कैसे इसको पारित होने देगा या पारित नहीं होने देगा, तो इसके लिए इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। साधारण बहुमत कहता है कि अगर सदन में मतदान करने वाले और उपस्थित तथा मतदान करने वाले, उपस्थित, ठीक है, ध्यान रहे कि उपस्थित होकर के ही मतदान करना है सदन में, ठीक है? उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, सदस्यों का बहुमत, ठीक है? यानी सदन में, लोकसभा में अगर ये प्रस्ताव आया है तो लोकसभा में जो मतदान करने वाले लोग हैं, जो उपस्थित हुए लोग हैं, उन सदस्यों का जो बहुमत होगा वही बहुमत ही इस विश्वास प्रस्ताव को पारित होने देगा, ठीक है? कैसे? एक प्रक्रिया से समझते हैं लोग, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए,
जैसे अब ये प्रस्ताव सदन में गया, तो सदन में मान लेते हैं कुल कितने लोग उपस्थित हुए, उपस्थित मान लेते हैं कि 200 लोग हुए। ठीक है, जिस भी सदन में गया उस सदन की मैं बात कर रहा हूं। जैसे लोकसभा में बाय द वे गया, तो लोकसभा में हम वहां प्रॉपर समझेंगे जब बाद में इसको पढ़ेंगे कि कौन से सदन में जाता है, कैसे पूरी प्रक्रिया होती है, लोड नहीं लेना। देखो, लोकसभा में कुल सदस्यों की जो संख्या होती है 543 होती है। तो मान लिया 543 में से किसी दिन 200 ही उपस्थित हुए जिस दिन ये प्रस्ताव आया। अब इस 200 में से मान के चल रहे मतदान किया केवल 180 लोगों ने। तो क्या जो मतदान करेंगे वो सारे लोग इसके पक्ष में ही कर देंगे? नहीं, कुछ पक्ष में करेंगे और कुछ विपक्ष में करेंगे। इस प्रस्ताव के पारित होने की स्थिति क्या होनी चाहिए? मान लिया कि 180 में से 110 लोगों ने पक्ष में वोट डाल दिया और बाकी बचे 70 लोग विपक्ष में वोट डाल दिए। ठीक है, 200 लोगों में से 180 200 लोग प्रेजेंट हैं और उसमें से 180 लोगों ने ही केवल वोटिंग करी है, 20 लोग वोटिंग नहीं किए, स्वतंत्र हैं वोटिंग करने ना करने के लिए। और उसमें से भी 110 लोगों ने कहा कि हाँ विश्वास प्रस्ताव पारित होना चाहिए, 70 कह रहे नहीं होना चाहिए। तो अब होगा कि नहीं होगा, चलो देखते हैं। क्या कहा गया डेफिनेशन में कि साधारण बहुमत से इसका निर्णय होना है, और साधारण बहुमत में जो मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका बहुमत चाहिए, तब तो ये पारित होगा। अगर बहुमत नहीं मिला तो पारित नहीं होगा। देखो, तो भाई सबसे पहले 180 उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्य, तो उपस्थित भी है 180 लोग, इन्होंने मतदान भी किया, इनका बहुमत निकालो। ठीक, अब इनका बहुमत अगर हम निकालेंगे तो 90 प्लस 1, कितने लोग चाहिए पक्ष में? 91 लोग चाहिए पक्ष में, है कितने? 110। इसका मतलब विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। एकदम क्लियर हुआ? जैसे इस पे एक और संख्या लेकर के बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक स्थिति और आ जाए, तब क्या होगा। मान लेते हैं 179 लोगों ने मतदान किया, ठीक है, और इसमें से अब जरा बहुमत निकालें। बहुमत अब यहां कैसे निकलेगी, एक छोटा सा ट्विस्ट, इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। अब 179/2 + 1, अब यहां +1 की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? देखिए, जब भी दशमलव की स्थिति बनी बहुमत निकालते समय, तो जो संख्या दशमलव के बाद आए, अगर 0.1 आ रही है, 0.2 आ रहा है, 0.3 आ रहा है, 0.4 आ रहा है, जैसे 79.1 आया या 79.2 आया, तो इन पीछे वाले अंकों का कोई मतलब नहीं रहता है, केवल यही आगे के अंक ही वोट माने जाते हैं। लेकिन अगर 0.5 हुआ, 0.6 हो रहा है, 0.7 हुआ, 0.8 हुआ, 0.9 हुआ, तब ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 79.8 आ गया, तो अब इसको हम ये जो पॉइंट के बाद 5, 6, 7, 8, 9 है, इस संख्या को हम 1 मान लेते हैं। इसका मतलब अब ये पूरा 80 माना जाएगा। तो पॉइंट आने पर ये विशेष बात ध्यान रखेंगे आप सब। अब देखो, अब यहां +1 करने की जरूरत नहीं है। अब यहां बहुमत कैसे निकलेगा? यहां बहुमत निकलेगा, अगर आप भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, 1 19, 2 9 18.5। देखो, अभी मैंने बताया कि 0.5 आई, 0.6 आई, 0.7 आई, 0.8 आई, 0.9 आई, तो इस संख्या में एक ऐड कर दिया जाता है, तो 89 है, कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अब इस प्रस्ताव को पारित होने के लिए 90 लोगों का पक्ष में होना अनिवार्य है, और है कितने? 110। इसका मतलब इस केस में भी यह प्रस्ताव पारित मान लिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको साधारण बहुमत ठीक से समझ में आया होगा। साधारण बहुमत कहां कहां यूज किए जाते हैं? देखिए, साधारण विधेयक जो होते हैं, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक जो होते हैं, वित्त विधेयक, या काम रोक प्रस्ताव जो होता है, प्रस्ताव, या विश्वास प्रस्ताव, प्रस्ताव, या निंदा प्रस्ताव, प्रस्ताव, या फिर अविश्वास प्रस्ताव, इन सब जगहों में साधारण बहुमत यूज करा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? एकदम सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये होता है साधारण बहुमत। इसके बाद बहुमत का दूसरा प्रकार होता है
अब ये दशमलव वाला रूल आप हमेशा अप्लाई किए रहेंगे, उसको समझे रहेंगे। चलिए अब हम दूसरे प्रस्ताव को, दूसरे बहुमत को समझते हैं। बहुमत का जो दूसरा प्रकार होता है इसे हम सब कहते हैं प्रभावी या तत्कालीन बहुमत। अब ये क्या होता है प्रभावी या तत्कालीन बहुमत? इसके डेफिनेशन को समझेंगे, फिर एग्जांपल से हम ये समझ जाएंगे। देखिए, जो प्रभावी सदस्य संख्या होती है, प्रभावी सदस्य संख्या, अब ये प्रभावी सदस्य संख्या क्या है? इसी सदस्य संख्या का जो बहुमत होता है वही बहुमत क्या कहलाएगा? प्रभावी बहुमत। प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत प्रभावी बहुमत या तत्कालीन बहुमत कहलाता है। ठीक है, अब ये चीज समझने के लिए आपको समझ में तो आना चाहिए ना कि प्रभावी सदस्य संख्या क्या है। देखिए, प्रभावी सदस्य संख्या निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है और वो ये है प्रभावी सदस्य संख्या। कैसे निकलेगी? तो जो कुल सदस्य होते हैं, कुल सदस्य, उन कुल सदस्यों में से जो सीटें रिक्त होती हैं उस रिक्ति को घटा दीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम मान के चल रहे हैं कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 543 है। किसी रीजन से रिक्ति का कारण कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता है। रिक्ति चाहे रिजाइन देने से हुआ हो, चुनाव के निरस्त होने से हुआ हो, या पद के त्याग होने से हुआ हो, या फिर मृत्यु होने से हुआ हो, रिक्ति किसी भी कारण से हुआ हो मैटर नहीं करता। अब जैसे मान के चलते हैं यहां से 23 लोगों की रिक्ति हो गई है किसी रीजन से, चाहे वो अलग अलग रीजन से हो चाहे एक ही रीजन से हो। तो अब कुल सदस्य संख्या में से ये रिक्ति अगर आप घटा देते हो तो ओवरऑल जो बचेगा 520, यही 520 ही प्रभावी सदस्य संख्या कहलाएगी। और यही प्रभावी सदस्य संख्या का जो मेजॉरिटी पॉइंट होता है, जो बहुमत होता है, वह प्रभावी बहुमत या तत्कालीन बहुमत कहलाता है। एकदम स्पष्ट हुआ? देखिए, इसका बहुमत कैसे निकालेंगे? तो बहुमत निकालने के लिए 520/2 + 1 कर देंगे, ये इसका बहुमत बन जाएगा। ठीक है, कितना बनेगा ये? अगर इसको आप सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 0 + 1 261। ठीक है, ये बन जाता है 261। स्पष्ट हुआ? यहां पे भी ध्यान रखेंगे, अगर स्थिति दशमलव की बन रही है तो दशमलव वाला रूल मैंने समझा दिया है ना, कि उसमें कहानी क्या हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है प्रभावी बहुमत यूज में जब आएगा तो वहां पे प्रभावी सदस्य संख्या जो रहेगी उनका बहुमत यूज में लिया जाएगा। एकदम स्पष्ट हुआ? अब इनका यूज कहां कहां होता है समझते हैं। अभी जब मैं सरकार के स्ट्रक्चर समझा रहा था तो मैंने बताया कि लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है ना, विधान परिषद होता है, विधानसभा होती है। कुल 4 सदन होते हैं, केंद्र स्तर पर या संघ स्तर पर और राज्य स्तर पर यानी प्रांत स्तर पर। तो जो लोकसभा होती है इसमें होते हैं अध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राज्यसभा में होते हैं यहाँ पे सभापति, उपसभापति। जो विधान परिषद होता है इसमें होते हैं सभापति और उपसभापति। इन सबको हम पढ़ेंगे, लोड नहीं लेना है, हमारा टॉपिक अभी ये है, ये नहीं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन सबों की पद मुक्ति के लिए अगर प्रस्ताव आया, इन सब की पद मुक्ति के लिए अगर प्रस्ताव आया तो यह प्रस्ताव ध्यान रखेंगे प्रभावी बहुमत से पारित तो होगा। ठीक है, अब इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव किसी सदन में पेश किया गया कि भाई साहब उपाध्यक्ष साहब को हटाना है, उसका प्रस्ताव आएगा। अब प्रस्ताव आएगा तो उसका जजमेंट किसी बहुमत से करना है हमें। तो अब ये मान लीजिए कि प्रभावी सदस्य संख्या यही है, एग्जैक्टली यही है। ठीक है, तो अगर अब मान लेते हैं कि 520 लोगों में से
261 लोगों ने कहा, पक्ष में बोल दिया। किसमें बोल दिया? पक्ष में, कि हाँ लोकसभा के उपाध्यक्ष साहब की पदमुक्ति होनी चाहिए। तो प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत इस बिल को पास करेगा और फिर उपाध्यक्ष साहब को पद से मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इस संख्या से कम के लोग पक्ष में आते हैं तो आपके उपाध्यक्ष साहब की जो पद मुक्ति है ये नहीं होगी, यानी यह जो प्रस्ताव आया है यह पारित नहीं किया जाएगा। आई होप समझ पाए होंगे कि प्रभावी या तत्कालीन बहुमत क्या होता है। स्पष्ट चीजें, लोड नहीं है कोई? ठीक है। इसके बाद अब हम समझते हैं स्पेशल मेजोरिटी को। थोड़ी सी चीजें उसमें कठिन है पर इतना भी नहीं है, समझ पाएंगे आप सब। देखिए, अब इसके बाद हमें बहुमत का अगला प्रकार समझना है जिसे कहते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत या स्पेशल मेजोरिटी इंग्लिश में बोलेंगे। और जो विशेष बहुमत होता है ना, विशेष बहुमत को ही 2/3 बहुमत कहते हैं। ये जो होता है ये क्या होता है? 2/3 बहुमत। अब इसकी कहानी क्या है देखें। विशेष बहुमत ना 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। विशेष बहुमत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? जो विशेष बहुमत का पहला प्रकार होता है उसका नाम ही पहला प्रकार। दूसरे प्रकार का जो नाम, उसका नाम है दूसरा प्रकार। और तीसरा प्रकार। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो जो पहला विशेष प्रकार का बहुमत होता है इसकी स्थिति क्या होती है? देखो, पहले प्रकार का विशेष बहुमत जो होता है वो सीधी सी कहानी है कि 2/3 बहुमत जो होगा वही 2/3 बहुमत ही विशेष पहले प्रकार का विशेष बहुमत होगा। 2/3 बहुमत, ठीक है। अब 2/3 बहुमत पहले प्रकार का मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी होती है। अब इसका यूज कहाँ होता है? देखिए, पहले प्रकार का जो बहुमत होता है इसका यूज जो किया जाता है ये किया जाता है आर्टिकल 249 में, 249 में। आर्टिकल 249 क्या कहता है हमसे? आर्टिकल 249 कहता है कि अगर राज्य सूची का कोई विषय है, राज्य सूची का कोई विषय है और इस विषय पर संसद को लग रहा है कि कोई कानून बनाना चाहिए तो कानून बनाने की शक्ति है संसद को, ठीक है। ये आर्टिकल 249 कह रहा है। इसका एक यूज और होता है आर्टिकल 312। इससे एक यूज का है आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 क्या कहता है? आर्टिकल 312 ये कहता है कि एक से ज्यादा अगर अखिल भारतीय सेवाएं बनानी है तो बनाने का अधिकार देता है, ठीक है, पार्लियामेंट को। अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती है कमेंट करना आप लोग। देखो, तो अब आर्टिकल 249 कह रहा है कि राज्य सूची के विषय पर जो संसद है, संसद को कानून बनाने की शक्ति है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रस्ताव, कोई भी बिल, विधेयक अगर किसी सदन में आता है तो वह पारित होगा कि नहीं होगा, कौन डिफाइन करेगा, कौन निर्धारित करेगा? पहले प्रकार का बहुमत, ठीक है। एकदम स्पष्ट हुआ? चलिए एग्जाम्पल से लेकर के समझते हैं। जैसे पहले प्रकार का बहुमत सीधा सीधा कह रहा है कि 2/3 बहुमत की स्थिति होनी चाहिए, ठीक। कैसे? अब ये एग्जाम्पल ले लो कि मान लेते हैं कि संसद को लगा कि राज्य सूची का कोई विषय हो, इस विषय पर एक कानून बनना चाहिए एक्स। तो एक्स वाला ये जो कानून है किसी सदन में प्रस्ताव भेजा गया। इस कानून को बनाने के लिए किसी सदन में क्या किया गया? प्रस्ताव भेजा गया। अब यह प्रस्ताव पारित तो होगा कि नहीं होगा, आइए चेक करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो उपस्थित और मतदान करने वाले लोग हैं उनका 2/3 बहुमत चाहिए। तो मान के चल रहे हैं कि इस केस में संसद में उपस्थित हुए 200 लोग और जो मतदान किए 200 में से वो किए 180 लोग, ठीक है। अब क्या ये पहले प्रकार का बहुमत क्या कहता है? कहता है कि जो उपस्थित और मतदान करने वाले लोग हैं उनका 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो भाई उपस्थित भी हो और मतदान भी किए हो तो 200 है तो क्या, लेकिन क्या 200 में लोगों ने मतदान किया? नहीं। उपस्थित भी हो और मतदान भी किए हो उनकी संख्या 180 है
अब 180 की मेजोरिटी निकाल दो, टू थर्ड। तो 180 गुणे 2/3, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 120 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x का प्रस्ताव है, ये जो x वाला कानून बनाने का प्रस्ताव गया है सदन में, ये पारित तब होगा जब 120 लोग 180 में से पक्ष में बोल दें। अगर 120 विपक्ष में बोल देंगे तो तुरंत रद्द हो जाएगा ये कानून, नहीं पे ये कानून अब बन नहीं पाएगा। आप समझ पाए पहले प्रकार का विशेष बहुमत क्या है? ठीक है, अब देखो दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत समझते हैं। जो दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत है ये कहता है कि उपस्थित, यह मैंने पूरा लिखा नहीं है, आप लोग लिखेंगे है ना, बोला लैंग्वेज में मैं लिख देता हूं। उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, ये चीज यहां पे भी, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, लेकिन इसमें शर्तें हैं, और शर्त यह है कि जो कुल बहुमत से कम ना हो, जो कुल बहुमत से कम ना हो। ठीक है, यानी इसमें दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि 2/3 बहुमत चाहिए उनका जो मतदान कर रहे हो और उपस्थित भी हो। ठीक है, और दूसरी बड़ी शर्त यह है कि वो जो 2/3 बहुमत आए वह बहुमत किसी भी कीमत पे, किसी भी स्थिति में कुल बहुमत से कम ना हो। इनका जो यूज किया जाता है ये कई जगहों पे किया जाता है। अभी मैं पहले यूज बता दूं, फिर उसकी कई एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे इनका जो यूज किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, इनके जो जज साहब होते हैं या जो CAG होते हैं, कैग जिसे कहते हैं, कैग पे हम पूरा एक आर्टिकल पूरा क्लास करेंगे। ठीक है, कैग्स जो होते हैं, या जो निर्वाचन आयोग होता है, निर्वाचन आयोग के प्रमुख जो होते हैं, ठीक है, इन सब की पद मुक्ति के लिए इस मेजोरिटी का यूज किया जाता है। ठीक है, कि अगर इन सब की पद मुक्ति से रिलेटेड कोई प्रस्ताव आपके किसी सदन में गया है तो वहां पे दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत अप्लाई करके इसको पास किया जाए, इस प्रस्ताव को कि ना पास किया जाए, यहां से डिफाइन होता है। ठीक है, अब चलिए मान लेते हैं संविधान संशोधन के भी कुछ हिस्से यहां से इसी मेजोरिटी से पास होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की पदमुक्ति के लिए एक प्रस्ताव किसी सदन में गया, मान लेते हैं लोकसभा में गया। तो लोकसभा में कुल सदस्य कितने होते हैं? 543। तो यहां क्या लिखा है? कुल बहुमत। सबसे पहले कुल बहुमत निकाल, 543 का कुल बहुमत ओवरऑल कितना आएगा? तो 543/2 करो, इसको सॉल्व करोगे तो 2 दूनी 4, 2 सते 14 और 2 1 2 दशमलव 5। अभी दशमलव वाली स्थिति समझाई, इस दशमलव के बाद 5 है, 4 होता तो यही संख्या रह जाती और प्लस 1 कर देते, है ना, सॉरी यही संख्या रह जाती, लेकिन दशमलव के बाद 5 आ गया। इसका मतलब अब इसमें एक नई संख्या मान लेंगे, यानी ये आया है 272। यानी कुल बहुमत कितना है? 272। ये पहला टर्म हो गया, इसको साइड कर दो। अब देखते हैं, अब कंडीशन देखो। अब पहला शर्त, ये तो सेकंड शर्त है, ये दूसरी शर्त है। पहले शर्त पर बात करते हैं कि उपस्थित भी हो और मतदान भी किए हो उन सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए। चलो मानते हैं कि 543 में से 480 लोग मतदान किए। ठीक है, कितना मतदान किए? 480 लोग। तो 480 के 80 पक्ष में थोड़ी करेंगे, विपक्ष में भी करेंगे। अब 480 में से एक डाटा लेते हैं कि 440 में वोट डाल दिया पक्ष में और बाकी बचे 40 लोग विपक्ष में वोट डाल रहे हैं। ठीक है, अब जरा ये जो 440 लोग, 480 लोगों ने मतदान किया, इसका क्या करेंगे आप? 2/3 मेजोरिटी निकालेंगे। तो 480 गुणे 2/3, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, आसान सी संख्या लेंगे,
आसान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 2 ले लेते हैं, अब ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ मान लेते हैं कैलकुलेशन आसान है भाई, और यहाँ पे मान लेते हैं 400 लोग पक्ष में और 20 लोग विपक्ष में वोट डाल दिए, ठीक है। अब जरा पूरा सिस्टम समझते हैं यहाँ पे। अब इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 14, यानी 140 और 140 गुणे 280 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जरा देखो क्या लिखा गया, बहुत ध्यान से इस डाटा में, इस डाटा में और इस डाटा में कंफ्यूज नहीं होगा, कौन सा डाटा कहां यूज हो रहा है ये ठीक से समझ लेना है। देखो 543 में से 420 लोगों ने मतदान किया और ये उपस्थित भी है सदन में। अब इस 420 में से 400 लोगों ने पक्ष में वोट डाला, 20 लोगों ने विपक्ष में वोट डाला। तो पहला शर्त तो ये था कि जो उपस्थित और मतदान किए हैं उनका 2/3 निकालो। तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य 420 हैं, इनका बहुमत निकाला गया तो ये आया 280, 280 है। अब 280 पक्ष में वोट पड़ेगा तब पहली शर्त पूरी होगी, और पड़ा कितना है 400, इसका मतलब पहली शर्त कंप्लीटली फुलफिल हो गई। लेकिन दूसरी शर्त वही ये कह रहा है कि जो बहुमत 2/3 बहुमत जो मिला है वो कुल बहुमत से कम नहीं होना चाहिए। कुल बहुमत कितना है 272 और कुल वोट कितने पड़े 400, तो कम है कि ज्यादा है, और ज्यादा है, साफ साफ लिखा कम नहीं होना चाहिए तो कम नहीं है। अब इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की पदमुक्ति के लिए जो प्रस्ताव आया था वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा और जज साहब की पदमुक्ति हो जाएगी। स्पष्ट हुआ यहां तक, कोई लोड है, ठीक है। अब समझते तीसरे प्रकार का बहुमत। जो तीसरे प्रकार का बहुमत होता है इसमें कुल सदस्य संख्या का बहुमत यूज करना होता है। कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, ठीक है। यानी कुल सदस्य संख्या का, जैसे लोकसभा में 543 सीटें हैं तो इसका 2/3 बहुमत अगर पक्ष में पड़ रहा है तो जो प्रस्ताव आएगा वो पारित हो जाएगा। अगर 2/3 कुल सदस्य संख्या का अगर 2/3 बहुमत विपक्ष में जा रहा है तो प्रस्ताव तुरंत निरस्त हो जाएगा। एकदम स्पष्ट हुआ। इसका जो प्रयोग करते हैं हम लोग, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रस्ताव को पारित करने के लिए इसका प्रयोग करना होता है। तो भाई एकदम स्पष्ट यहां तक। एक और बहुमत होता है, ये तो केवल विशेष बहुमत के प्रकार थे। अब विशेष बहुमत के बाहर एक बहुमत होता है जिसे कहते हैं पूर्ण बहुमत, उसको समझते हैं। देखो एक कंसेप्ट होता है पूर्ण बहुमत का, पूर्ण बहुमत का। पूर्ण बहुमत क्या होती है, जैसे इसका जो यूज करना होता है, इसका यूज करते हैं हम लोग सरकार को बनाने में, है ना। सरकार जब बनती है तो उसके लिए पूर्ण बहुमत यूज करना होता है, ठीक है। तो पूर्ण बहुमत क्या होता है, जैसे लोकसभा में जो कुल सदस्य हैं ये होता है कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत। तो कुल सदस्यों का बहुमत, किसी भी सदन में अगर पूर्ण बहुमत यूज करना है तो उस सदन के जो कुल सदस्य हैं उन्हीं का बहुमत निकाल दो। अगर उन्हीं का बहुमत पक्ष में जा रहा है तो इसका मतलब पूर्ण बहुमत से वो जो भी प्रस्ताव है वो पारित हो जाएगा। अगर कुल सदस्य संख्या का बहुमत विपक्ष में पड़ रहा है तो इसका मतलब जो प्रस्ताव है वो पारित नहीं होगा। एकदम स्पष्ट सी चीज है। इनका प्रयोग करना होता है सरकार बनाने में। जब भी कोई पार्टी, कोई दल चुनाव जीत करके आती है, अपना सरकार बनाती है, तो वो पूर्ण बहुमत के जरिए ही अपना सरकार बना पाती है, ठीक है। यहां तक की सारी चीजें स्पष्ट है। अब 2-3 छोटे छोटे फैक्ट और टर्म समझ लेते हैं जो आपको पॉलिटी समझने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। एक होता है कोरम या गणपूर्ति शब्द, कोरम कह लीजिए या गणपूर्ति कह लीजिए। क्या होता है कोरम या गणपूर्ति? कोरम या गणपूर्ति यह एक ऐसी न्यूनतम संख्या है संसद की, संसद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या है, और ये न्यूनतम संख्या किसकी है? संसद के सदस्यों की, ठीक है।
इस न्यूनतम संख्या से कम की संख्या अगर संसद में रहेगी तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। खाली संसद नहीं, कोई भी सदन हो सकता है। तो सदन की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, यानी किसी भी सदन की जो कार्यवाही होती है, कोई सदन अगर चलता है तो उसके लिए एक शर्त यह है कि सदन का कोरम कंप्लीट होना चाहिए, सदन की गणपूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, गणपूर्ति शब्द का मतलब, गण मतलब जो लोग हो वहां पे, और पूर्ति मतलब उनकी संख्या एक न्यूनतम संख्या से अधिक होनी चाहिए या एक न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग कोरम या गणपूर्ति। इंडिया में किसी भी सदन के 1/3 सदस्य ही उसकी गणपूर्ति की संख्या मानी जाती है। यानी अगर कोई भी सदन है, उस सदन में कार्यवाही तभी चलेगी जब उस सदन के सदस्यों के 1/10 वहां अवेलेबल हो, तभी वो सदन चलेगा, अन्यथा सदन नहीं चलेगा। ठीक है, अब दो चीजें और समझते हैं। एक होता है अधिनियम, अधिनियम नियम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्ट, और दूसरा होता है विधेयक, विधेयक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बिल। अब अधिनियम क्या है, बिल क्या है? देखो, अगर किसी भी सदन में कोई कानून बनाने के लिए प्रस्ताव डाला गया है, तो जो प्रस्तावित कानून होता है, प्रस्तावित कानून जो होता है, इसी प्रस्तावित कानून को विधेयक कहते हैं हम लोग। इस प्रस्तावित कानून को क्या कहेंगे? विधेयक कहेंगे। ठीक है, लेकिन जब यही कानून सभी सदनों से और राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है और यह पारित हो जाता है, पास हो जाता है, तो इसे हम लोग कह देते हैं एक्ट या अधिनियम। बात समझ में आई? ठीक है, तो आई होप आप टॉपिक ठीक तरीके से एंजॉय करके समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग प्रेमबल पर बात करेंगे। कल से हमारा सिलेबस पूर्ण रूप से शुरुआत करेंगे हम लोग। ठीक है, वीडियो को शेयर करो यार, 1000 लाइक सब्सक्राइब कराओ जल्दी से।